हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएनएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में सीयूईटी में पॉलिटी में पूछे गए थे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि पॉलिटी में पूछे जा सकते हैं आपसे, तो दोस्तों उसका मैं वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस बहुत अच्छी तरह से करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, जिस भी सीयूईटी एग्जाम में, जिस भी कोर्स में आपको जनरल टेस्ट पूछा जाता है, उन सारे क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे। पॉलिटी से रिलेटेड आज क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में होंगे और उसके साथ साथ जो भी ऑप्शन आपके दिए गए हैं उसमें से भी पॉसिबल आंसर क्या हो सकते हैं उसको भी हम आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके साथ पहला क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आज है। बिना देर किए टॉपिक पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दोस्तों है, सबसे पहला क्वेश्चन है, मोशन ऑफ थैंक्स इज एड्रेस टू, यानी मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो किसको संबोधित किया जाता है। ठीक है, यानी धन्यवाद प्रस्ताव संबोधित किसको किया जाता है। पहले मैं आपको बता दूं धन्यवाद प्रस्ताव होता क्या है। देखिए, दरअसल जो सेशन होते हैं, बजट हो, चाहे मानसून हो, चाहे विंटर सेशन हो, देखिए पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। ठीक है, एक बजट सेशन होता है, एक मानसून सेशन होता है और एक विंटर सेशन होता है। कभी कभी आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिए कितने कितने सेशन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के कितने सेशन होते हैं? 3 सेशन होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं? पहला ध्यान रखिएगा वो होता है बजट सेशन। ठीक है, क्या? बजट सेशन। और दूसरा कौन होता है? दूसरा होता है दोस्तों वो होता है विंटर सेशन। ठीक है, और तीसरा कौन सा होता है? तो तीसरा होता है, ध्यान रखिएगा, मानसून सेशन। ठीक है, क्या? मानसून सेशन। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि कितने सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, तो 3 होते हैं, ये ध्यान रखना है। इन सेशन के स्टार्ट होने से पहले हर बार प्रेसिडेंट को ना एक मोशन ऑफ थैंक्स प्रस्तुत किया जाता है, मोशन ऑफ थैंक्स दिया जाता है। इसी से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो मैंने जैसा कि आपको आंसर बता ही दिया, प्रेसिडेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ मैं आपको और बता दूं दोस्तों, प्रेसिडेंट की जो बात की गई है, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल 52 में ये बात साफ साफ कही गई है, भारत के संविधान 52 के आर्टिकल में कही गई है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, और राष्ट्रपति जो है वो कैसे चुना जाता है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, 52 में आप पढ़ेंगे तो वो राष्ट्रपति होगा। ठीक, और कौन कौन शामिल होगा, ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन शामिल होता है मैं आपको आज बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ध्यान रखिएगा, एक तो एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, और दूसरा करते हैं कौन? एमपी। ध्यान रखिएगा, एमपी कहाँ के? राज्यसभा और लोकसभा दोनों के। और एमएलए कहाँ के? सभी स्टेट के और 2 यूनियन टेरिटरी के। कौन 2 यूनियन टेरिटरी? ध्यान रखिएगा, दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये दोनों कौन होंगे? ये दोनों इलेक्टेड होंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो नॉमिनेटेड होंगे वो कभी भी हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, कौन लेते हैं? इलेक्टेड लेते हैं, यानी इलेक्टेड वाले ले लेंगे इसमें हिस्सा, तो ये बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहां तक एक बात मैं बताऊं आपको, प्रेसिडेंट जो बने थे हमारे पहले राष्ट्रपति, उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। 2 बार वो बने थे, यानी 10 साल के लिए भारत के राष्ट्रपति थे वो। एक बात मैं आपको और बता दूं, आर्टिकल 85 में लिखा गया है कि भारत के लोकसभा को भंग करना यानी डिसॉल्व करने का जो पावर होता है वो किसके हाथ में होता है? वो भी प्रेसिडेंट के ही हाथ में होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और आर्टिकल 72 में लिखा गया है भारत के संविधान में कि राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है, यानी पर्डन कर सकता है किसी भी व्यक्ति को जिसको अगर, ध्यान समझिएगा, मृत्यु दंड मिला हुआ है तो उसको वो माफी दे सकता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब सारे फैक्ट समझ में आ गए होंगे। साथ में आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा ताकि आप नोट्स कर सकें। ठीक है ना, चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर देखिएगा, लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाँ जी, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं थोड़ा पेन एक्टिव कर लेता हूं, तब तक आप अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है, द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, यानी भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। आपको बताना है दोस्तों कि महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति की,
उसमें वो क्या है, क्या वो जुडिशियल प्रोसीजर है, न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है या एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर है। ध्यान से समझिएगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा फैक्चुअल बातें बता देता हूं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। देखिए आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 62, कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 61 पे ध्यान रखिएगा, 62 नहीं 61 पे ध्यान रखिए। आर्टिकल 61 में ये बात लिखी गई है कि प्रेसिडेंट के ऊपर, ध्यान रखिएगा, किसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग, जिसको इम्पीचमेंट कहते हैं, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है, उसके, ठीक है ना, उसके पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इसलिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इम्पीचमेंट कह देते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो आर्टिकल 61 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को दरअसल 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत उसको राज्यसभा या लोकसभा में बिल पास करके या वो जो सदन के अंदर कार्रवाई करके उसको हटाया जा सकता है उसके पद से। ध्यान रखिएगा, किसी भी सदन में पास किया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो। लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं, लोअर हम लोग पार्लियामेंट का हिस्सा कहते हैं, यानी निम्न सदन कहते हैं, जबकि राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का, उम्मीद है आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के हटाने की जो प्रक्रिया है इसको हम क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर बोलते हैं, ठीक है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अच्छा, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा इसमें ना जो हटाया जाता है राष्ट्रपति को, उसके पहले 14 दिन पहले उसको नोटिस भी देना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो 14 दिन पहले उसको नोटिस भी देना पड़ता है कि आप जो है ऑफिस को छोड़िए, क्योंकि आपके ऊपर क्या चल चुका है, महाभियोग चल चुका है। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और ध्यान से मैं बताता हूं, ये क्यों क्वासी, क्वासी का मतलब अर्ध, आधा, ठीक है। ये पार्लियामेंट भी इसमें हिस्सा लेती है और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी हिस्सा लेती है। सुप्रीम कोर्ट कैसे लेती है, जैसे पार्लियामेंट ने पास कर दिया, ठीक है, पार्लियामेंट ने पास कर दिया प्रोसीजर इसका, और बाद में सुप्रीम कोर्ट कोई भी अगर मान लीजिए मामला खराब होता है या दोनों में कोई डिस्प्यूट होता है, तब वहां पे सुप्रीम कोर्ट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए ये क्या है, ये क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से समझिएगा। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो दरअसल 5 साल के लिए होता है, और प्रेसिडेंट का जो पोस्ट होता है दोस्तों, मैं बताऊं, अगर कोई भारतीय नागरिक 35 साल की उम्र पूरी कर चुका है तो वो राष्ट्रपति के लिए अप्लाई कर सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बात जरूर है, उसमें 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होने चाहिए, तभी वो ऐसा कर सकता है। मतलब 50 MLA या 50 MP दोनों की तरफ से, उनके तरफ से गारंटी देंगे जाकर के, तब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। हाँ जी, अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, तब तक पेन भाई साहब को, ठीक है। चलिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच स्टेट फर्स्ट एडॉप्टेड द पंचायती राज इन इंडिया इन 1959, ठीक है। चलिए, यानी 1959 में भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज को अपनाया था, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक, चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि दरअसल जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू जो भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ध्यान रखिएगा, उन्होंने ना राजस्थान के, कहाँ के, राजस्थान के एक जिला जिसका नाम क्या था पता है, नागौर। क्या नाम था, नागौर। नागौर जिले से 1959 में, कब, 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में इन्होंने पंचायती राज की स्थापना की थी, यानी पंचायत की शुरुआत की थी सबसे पहले। क्योंकि गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे ये, इसलिए ये हमेशा कहते थे कि मैं गांधी के विचारों पर चलता हूँ, और गांधी जी ने कहा था कि अगर आपको डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण करना है, एक छोटे गरीब इंसान के पास भी कोई सामान पहुँचाना है, तो आपको छोटे इंसान पर पहले आपको जाना पड़ेगा। मतलब छोटे छोटे जो व्यापारी हैं या छोटे दुकानदार हैं, वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, जो गरीब जनता है भारत की, वहां तक पहुंचना पड़ेगा, और उसके लिए आपको गांव तक पहुंचना जरूरी है। इसी बात को फॉलो करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से 1959 में पंचायती राज की शुरुआत की, और भारत में दोस्तों बाद में 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज को दोस्तों क्या किया गया, भारत के संविधान में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा 1992 में ये हुआ था, ठीक है।
बलवंत राय मेहता समिति ने इसकी सिफारिश भी की थी। ठीक, उम्मीद है आपको याद हो गया। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, देखिएगा। और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा, कमेंट करके आप सारे लोगों की क्वेरी का आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। भाई साहब क्वेश्चन कहाँ जा रहे हो, हाँ जी ये देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अगला, जो कि बहुत सारी चीजें आपके क्लियर करेगा। साथ ही साथ देखिए क्वेश्चन है, हु डिसाइड्स वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट, यानी कौन ये डिसाइड करेगा कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, यानी कोई वित्त विधेयक जो है या नहीं है, इसका कौन धन विधेयक है या नहीं है, इसका कौन निर्णय करेगा। तो दोस्तों मैं एक बात बताऊं आपको, देखिए अगर मनी बिल की बात करें तो आर्टिकल, ठीक है, मनी बिल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 110 में ये बात की गई है कि भारत में जो है संविधान में आर्टिकल 110 में मनी बिल की बात कर गई है, यानी धन विधेयक की बात की गई है। और अगर बात करें बजट की, दोस्तों एक बात मैं बताऊं आपको, बजट दरअसल जो वर्ड है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे आर्टिकल 112 तो उसमें फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल जो है फाइनेंशियल सिस्टम प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है, भारत का फाइनेंशियल रिपोर्ट, इसको ज़्यादा बेहतर है वर्ड होगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए हर साल बात किया गया है। ठीक है ना, वही इसी को हम लोग बजट कह देते हैं। बजट शब्द जो है भारत के संविधान में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्ट को ही हम क्या कह देते हैं, बजट कह देते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। मनी बिल दोस्तों जो प्रस्तुत किया जाता है वो हमेशा याद रखिएगा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ, लोकसभा में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जाहिर सी बात है लोकसभा कहाँ आया है, यहीं आया है, तो लोकसभा इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का स्पीकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा एक बात मैं बता दूं, लोकसभा के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, कुछ जानकारियाँ दे देता हूँ। ठीक है ना, ये नोट करते रहिएगा। देखिए मैं अगर बात करूँ लोकसभा की तो एक ट्रिक मैं बताता हूँ। देखिए स, र और ला, सरला, अरे वही सरला है नहीं, बगल में जो रहता है मतलब रहती है, ठीक है, हाँ समझ रहे होंगे आप, सरला है नहीं। स का मतलब क्या है, संसद, ठीक है, र का मतलब राज्यसभा, ठीक है, और ला का मतलब लोकसभा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मैं आपको 3 आर्टिकल तो आज याद करा ही दूंगा। ठीक है ना, देखिए संसद, अच्छा कैसे याद करेंगे, 79, 80 और 81। तो आर्टिकल 79 में किसकी बात की गई है, संसद की बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 80 में किसकी बात की गई है, राज्यसभा की बात की गई है। आर्टिकल 81 में किसकी बात की गई है, लोकसभा की बात की गई है। ध्यान रखिएगा, इसको उच्च सदन कहते हैं, इसको निम्न सदन कहते हैं। और इसके साथ साथ मैं बताऊं आपको कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या जो हो सकती है वो 250 हो सकती है, ध्यान से समझना है। और जबकि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है, यानी मैक्सिमम जो सीट हो सकते हैं वो हो सकते हैं 552। ठीक है, ध्यान से समझना है। और 250 में से दोस्तों मजेदार बात तो ये है कि 250 में से 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति जो है वो 12 लोगों को क्या करते हैं, इसमें से नॉमिनेट करते हैं, यानी इनको नामित करते हैं, मनोनीत करते हैं। ध्यान रखिए। और लोकसभा में कितने लोगों को करते हैं, तो लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को करते हैं। ठीक है, यानी मिलाकर कितने लोग हो गए, 14 लोग हो गए। यानी ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट में दोनों सदनों से मिलाकर अगर बात किया जाए तो लोकसभा और राज्यसभा से प्रेसिडेंट 14 लोगों को क्या करता है, मनोनीत करता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, आंसर मैंने बता ही दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत ही शानदार तरीके से। उम्मीद है आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। हाँ जी, आप लोग थोड़ा इरेज हो जाइए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाँ जी अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्यान से समझिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ, ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। हु प्रपोज्ड द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने थोपी। दरअसल थोपी तो नहीं भाई साहब, ये गलत वर्ड है। ठीक है, प्रिंटर साहब ने मतलब
है नहीं, इनको मान लीजिए कि प्रस्तुत की, ठीक है। चलिएगा, अच्छा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, प्रीएम्बल क्या होता है। प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रीफेस। कोई भी किताब आप जब पढ़ते हैं तो उसके स्टार्टिंग में ना कुछ पॉइंट लिखे होते हैं बुक के बारे में कि क्या हम बातें कर रहे हैं दरअसल इस बुक में, ठीक है, उसी को हम लोग प्रीएम्बल कहते हैं। तो हमारे संविधान को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला जो पेज आपको ऊपर वाला कवर पेज मिलेगा वो प्रीएम्बल है। उसमें सारे संविधान के बारे में एक ब्रीफ में लिखा गया है। दरअसल ये प्रस्तुत किया था दोस्तों, याद रखिएगा, मैं कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। देखिए, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था एक कैबिनेट मिशन था। क्या था? हाँ जी, एक था कैबिनेट मिशन। तो इसी कैबिनेट मिशन के तहत जो 1946 में इंडिया में आया था, ध्यान से समझिएगा, भारत की संविधान सभा बनी। और भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और इसके जो अध्यक्ष थे वो बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग थे, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जबकि बाद में, ध्यान से समझिएगा, इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 में ही, 1946 में ही एक और बार मीटिंग जब हुई सेकेंड टाइम, तो उसके जो चेयरमैन बने, उसके अध्यक्ष जो बने, वो बने राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। ध्यान से समझिएगा। और इसके बाद मैं अगर बताऊं तो ये, ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये परमानेंट चेयरमैन बन गए। यानी क्या बन गए? ये परमानेंट चेयरमैन बन गए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये क्या बन गए? परमानेंट चेयरमैन। ये टेम्पररी थे। क्या थे? टेम्पररी, अस्थायी अध्यक्ष थे। और इसके 2 दिन बाद, यानी 13 दिसंबर, ठीक है, 13 दिसंबर 1946, उस समय दोस्तों मैं अगर बताऊं आपको तो ध्यान से समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने, इन्होंने प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव, यानी ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन भी बोला जाता है इसको, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको प्रस्तुत किया किसने? इसको प्रस्तुत किया दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है ना। इसी को दरअसल प्रस्तावना भी कहा जाता है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि दरअसल प्रीएम्बल भी इसी को कहा जाता है, और इसको हिंदी में उद्देश्य प्रस्ताव भी हम लोग कह देते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? वो होगा जवाहरलाल नेहरू। ध्यान से समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ मैं और कुछ बातें आपको बता दूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि ड्राफ्टिंग कमेटी, एक कमेटी हुआ करती थी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्राफ्टिंग कमेटी के ही सामने दरअसल प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट कमेटी हो जाती है क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के ही सामने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आते थे, चेंजेज आते थे, वो दरअसल ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने ही प्रस्तुत किए जाते थे लास्ट में, जिसके अध्यक्ष थे भारत के संविधान के निर्माता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनका नाम था दोस्तों क्या? भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था? भीमराव अंबेडकर। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए एक बात और, इसमें एक लोग और नाम आता है, BN राव। दोस्तों BN राव भीमराव अंबेडकर की ही तरह एडवाइजर थे, यानी एडवाइजर थे, लेकिन कहते हैं, कहा जाता है कि अगर भीमराव अंबेडकर जैसा कोई भी पढ़ा लिखा अगर संविधान में था तो सेकेंड पर्सन वो थे भीम राव अंबेडकर के बाद BN राव, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी थे वो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चलिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये आपके सामने अब आ चुका है। ये क्वेश्चन दोस्तों है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द पावर टू प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति देता है। तो पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, राष्ट्रपति शासन में दोस्तों होता क्या है। देखिए वैसे मैं आपको बताऊं, देखिए इमरजेंसी ना, इमरजेंसी की जब मैं बात करता हूं दोस्तों, इसको हम आपातकाल कहते हैं हिंदी में, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इसमें आर्टिकल 352, 3 टाइप के हम लोग इमरजेंसी को पढ़ते हैं, ठीक है। 3 तरह के आपातकाल होते हैं, एक होता है आर्टिकल 352, ठीक है, एक होता है आर्टिकल 356 356, और एक होता है आर्टिकल 360। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दरअसल 352 में कहा गया है कि भारत में ये राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? ये है नेशनल इमरजेंसी। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेशनल इमरजेंसी कब लगी थी? याद है ना?
इंदिरा गांधी के समय 1975, ध्यान रखिएगा 1975 में भारत में क्या लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। मैं आपको बताऊं दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल 2-3 वजहों से लगाया जा सकता है। अगर कोई बाहरी देश आक्रमण करे तब भी लगाया जा सकता है, अगर कोई गृह युद्ध होने का चांस रहे तब भी लगाया जा सकता है, यानी सिविल वार होने का चांस रहे तब भी, या भारत के खिलाफ कोई घर का ही, यानी घर का मतलब यानी देश में ही कोई अगर कोई माहौल बना रहा हो, माहौल बिगाड़ने का, पूरा देश तोड़ने का, तब भी ये लगाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेशनल इमरजेंसी, ठीक। अब आता है 356 दरअसल बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल को, जिसको हम स्टेट इमरजेंसी भी बोल देते हैं, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी यानी स्टेट में क्या होता है, इमरजेंसी यानी आपातकाल लागू हो जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल। क्यों? क्योंकि इसमें जब स्टेट इमरजेंसी लगती है तो प्रेसिडेंट वहां रूल करने लगता है, वहां के चीफ मिनिस्टर को हटा दिया जाता है, ठीक है। और दरअसल कहते तो राष्ट्रपति शासन है, लेकिन याद रखिएगा गवर्नर वहां पे रूल करता है उनकी तरह, मतलब राष्ट्रपति की मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जब होता है वहां पे, राष्ट्रपति शासन लगता है, तो गवर्नर वहां पे सारा देखरेख करता है, जितनी भी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होती हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आ जाता है फाइनेंशियल, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, यानी वित्तीय आपात, जो कि भारत में आज तक कभी नहीं लगा है, याद रखिएगा। स्टेट इमरजेंसी दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना, केंद्र सरकार अपने गलत जो है एक तरह से पावर का यूज करके क्या करती है, वो राज्यों पर ये लगा देती है, राष्ट्रपति शासन लगा देती है। और ऐसा कई बार हुआ जब इंदिरा गांधी ने केरल में कई बार जो है सीपीएम की सरकार, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, या सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि भारत में पहली बार जब चुनाव हुआ था तो एक ही जगह कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, वो स्टेट था केरल, ध्यान रखिएगा। इस तरह से वहां पर स्टेट इमरजेंसी इंपोज एक बार कर दिया गया था, ठीक। तो देखिए इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, आर्टिकल 356 ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर मैं आपको आर्टिकल 112 की बात करूं तो इसमें किसकी बात की गई है, फाइनेंशियल रिपोर्ट की। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, यानी बजट की, जिसको हम लोग बजट कह देते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट यानी बजट की, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। हाँ जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा। चलिएगा अब एकदम बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है। चलिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा मैं इनको इधर कर देता हूँ भाई साहब को। हाँ जी, चलिएगा, क्वेश्चन है ऑल डाउट एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय, यानी राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी इसका आंसर आपको बताया हुआ है कि जब भी कोई भी डिस्प्यूट होता है किससे रिलेटेड, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड या प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से रिलेटेड, तो ये बात कहाँ जाती है, तो ये जाती है एपेक्स कोर्ट, जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। एपेक्स कोर्ट यानी सबसे टॉप कोर्ट, ठीक, टॉप कोर्ट या बोले या एपेक्स कोर्ट बोले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसमें है, आर्टिकल 124। एक बात और बता दूं दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट में ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बात मैं बहुत ध्यान से बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले जो बना था भारत में, वो बना था कोलकाता में, ठीक है ना। कहाँ बना था, कोलकाता में। और वो किसके तहत बना था, एक बिल आया था जिसका नाम था 1773 में एक बिल आया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। और कहाँ की जाती है, विलियम फोर्ट एक जगह है जिसका नाम है, अच्छा विलियम फोर्ट कहाँ है, कोलकाता में, ध्यान रखिएगा। विलियम फोर्ट कहाँ है, विलियम फोर्ट आपका है, कहाँ है भाई साहब, विलियम फोर्ट कोलकाता है, ध्यान रखिएगा, कोलकाता में विलियम फोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट जो पहला बना था इंडिया में, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बना था। कहाँ बना था, वो बना था आपका कोलकाता में ही बना था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कहाँ बना था, कोलकाता में। बाद में इंडिया का कैपिटल जब चेंज हुआ, कोलकाता पहले कैपिटल इंडिया का हुआ करता था, 1911 के पहले हुआ करता था, लेकिन 1911 में अनाउंसमेंट होता है और 1912 में इंडिया का कैपिटल चेंज होकर कहाँ हो जाता है, ध्यान रखिए, चेंज होकर के हो जाता है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ध्यान से
आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी बातें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन आपके सामने है, मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। द मिनिमम एज लिमिट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज, यानी विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम सीमा है। तो पहले ये बता दूं कि विधान परिषद आखिर होता क्या है। देखिएगा, अगर आप ध्यान दें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट होता है, ध्यान रखिएगा, वो कौन से होते हैं। देखिए, इसमें होते हैं राज्यसभा और लोकसभा। देखिए, बस दो बात कर रहा हूँ। वैसे तो पार्लियामेंट का हिस्सा प्रेसिडेंट भी होता है, लेकिन सिर्फ हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हाउसेस की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, लोअर हाउस किसको बोला जाता है, एल फॉर एल, लोअर हाउस। ठीक है, लोअर हाउस किसको बोलेंगे, लोकसभा को। ठीक, और अपर हाउस किसको बोलेंगे, राज्यसभा को। क्यों, क्योंकि ये कभी डिसॉल्व नहीं होती है और ये डिसॉल्व हो जाती है 5 साल बाद। ठीक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में राज्यसभा और लोकसभा होता है। तो अब जब स्टेट गवर्नमेंट में आप आएंगे, ध्यान रखिएगा, लेजिस्लेटिव पे जब स्टेट गवर्नमेंट पे आएंगे तो स्टेट गवर्नमेंट में भी उसी हिसाब से होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में राज्यसभा होती है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में, ध्यान से समझना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो होता है विधान परिषद। ठीक है, और जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा होती है, उसी तरह ध्यान से समझना है स्टेट में होता है विधान सभा। क्या होती है, विधान सभा। और विधान सभा से ही दोस्तों क्या बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, वैसे जो विधानसभा का इलेक्शन लड़ सकता है वो भी बन सकता है, विधान परिषद का जो सदस्य होता है वो भी बन सकता है, लेकिन इंडिया के कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है, ज़्यादातर राज्यों में विधानसभा ही होती है। ध्यान रखिएगा। तो एक बात आप कैसे कनेक्ट करेंगे, लोकसभा का मेंबर अगर बनना होगा तो आप 25 साल की उम्र आपके लिए मिनिमम उम्र है। ठीक है ना, कम से कम उम्र सीमा जो है वो 25 साल तक है। यानी प्राइम मिनिस्टर आप कितने साल में बन सकते हैं, 25 साल में बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा। और अगर हम उसी से तुलना करें विधानसभा की, तो विधानसभा में कितना चाहिए, विधानसभा में भी आपको चाहिए 25 मिनिमम एज। ठीक, यानी सीएम आप कितने साल में बन सकते हैं, 25 साल में। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि हम वापस आते हैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट के राज्यसभा में, तो राज्यसभा में कितने साल का चाहिए मिनिमम आपको, कम से कम 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। उसी तरह विधान परिषद में कितना, विधान परिषद में भी 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। उम्मीद है बात आपको दोनों आप कंपेयर करके समझ लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आंसर दे देते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए, क्योंकि पूछा क्या है, विधान परिषद, तो विधान परिषद वाला अभी मैंने समझाया है। देखिए, ये विधान परिषद है। ठीक है, तो राज्यसभा में भी 30 और विधानसभा में, विधान परिषद में भी 30। ठीक है, राज्यसभा में भी 30 और विधान परिषद में भी 30। तो इसलिए हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। ईयर्स कर लीजिएगा इसको। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और वीडियो को लाइक भी करते हुए चलिएगा। देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं फिर से एक बार। ठीक है ना, इनका भी हम लोग करते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं इसका, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो भैया जाहिर सी बात है, ऑलरेडी बताया मैंने कि जब पार्लियामेंट की आप बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा, पार्लियामेंट में कितने पार्ट होते हैं, कितने कंपोनेंट है, अभी बताया मैंने। पार्लियामेंट में जब बात करते हैं आप इंडिया के, तो ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट का मतलब संसद होता है। ठीक है ना, तो उसमें राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है और प्रेसिडेंट होता है। ध्यान से समझिएगा। इसलिए पार्लियामेंट का हिस्सा कौन हो जाएगा, हमारा राष्ट्रपति। इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत ही शानदार, उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का मिनी संविधान यानी लघु संविधान किस भारतीय संविधान संशोधन को कहते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। क्या ये 7th अमेंडमेंट को कहते हैं, 42nd अमेंडमेंट को कहते हैं, 44th अमेंडमेंट को कहते हैं, या 74th अमेंडमेंट को कहते हैं। चलिएगा मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों देखिएगा ध्यान से, 42nd अमेंडमेंट जो है भारत के संविधान में जो हुआ है, वो दरअसल मैं बता दूं इसी के तहत, 42nd अमेंडमेंट के तहत ही दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट के तहत ही भारत में 1976 में दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह, ट्रिपल एस लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा, नोट कर लीजिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह
कमिटी के सिफारिश पे, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पे भारत में जोड़ा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। ध्यान रखिएगा, इसी मौलिक कर्तव्य को बाद में भारत के संविधान में जोड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा, टोटल कितने मौलिक कर्तव्य होते हैं? 11, जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, जो कि कहाँ से लिया गया है? रसिया से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? रसिया से। उस समय रसिया को USSR कहा जाता था, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में से कोई ऑप्शन दे सकता है आपके सामने। ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, USSR। ठीक, तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। और इसमें इतने कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, इतने अमेंडमेंट होते हैं 42 को, कि इसको दरअसल मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उम्मीद है आपको आंसर समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, देखिए, विच कमिटी रिकमेंड्स इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की है? दोस्तों, अभी मैंने बता दिया, तो इसलिए ज़्यादा इधर उधर नहीं करना। स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन हो जाएगा? स्वर्ण सिंह कमेटी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा हाँ, बलवंत राय मेहता किससे रिलेटेड है? मैंने बताया था पंचायती। ठीक है, किससे रिलेटेड थे? पंचायती राज से। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और मैं एक बात बता दूं, इन्होंने त्रिस्तरीय, कितने? त्रिस्तरीय, थ्री लेवल, त्रिस्तरीय, हाँ जी, त्रिस्तरीय। ठीक है भाई साहब, ये क्या हो रहा है? त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज की सिफारिश की थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और 73rd अमेंडमेंट तो आपको पता ही होगा, जो कि पंचायती राज के लिए किया गया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन कौन सा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन होगा। उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिसको जानने के बाद आप कह सकते हैं कि भारत के आप बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और कहते हैं बौद्धिक नागरिक हैं। ठीक है ना, बहुत इंटेलेक्चुअल क्वालिटी के नागरिक हैं, क्योंकि संविधान को जानना हर भारतीय का कर्तव्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टेड टू इस्टैब्लिश यूनिफॉर्म सिविल कोड? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, पहले ये मैं बता दूं आपको। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, सभी के लिए एक समान कानून जब बना दिया जाए तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल मैं एक बात और बता दूं आपको, दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों, कोई भी चीज़ जैसे कि शादी विवाह होता है या कोई भी बच्चे को गोद अगर लेना होता है, तो उसमें क्या होता है ना कि एक कानून होता है, एक रूल होता है, एक प्रोसीजर होता है उसको लेने का। तो हर संविधान में, दरअसल भारत के संविधान में ये बात किया गया है कि हर धर्म का अलग अलग रूल होगा उसमें, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका अलग अलग रूल होता है। तो इसी को लेकर के क्या कहा गया है कि भारत में आर्टिकल 44 में, ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल 44 में ये बात किया गया है कि हर राज्य का ये कर्तव्य होगा कि अपने स्थितियों को देखते हुए वो भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना करे, यानी लाए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये किसका पार्ट है? ये है DPSP का पार्ट। DPSP का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक इसी की बात की गई है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये पार्ट 4 में, ठीक है, पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट, और पार्ट 4 में क्या है? फंडामेंटल राइट की बात जब करें तो पार्ट 3 में हो जाएगा। और DPSP की जब बात करें, हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? आर्टिकल 44। ध्यान रखते रहिए। और एक बात मैं और आपको बता देता हूं, देखिएगा बहुत ध्यान से। अभी तक फिलहाल में गोवा ही एकमात्र ऐसा भारत का राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। आर्टिकल 44 लागू है, इंडिया का एकमात्र राज्य है। ध्यान से समझिएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ठीक है, चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, ज्वाइंट सेशन ऑफ हाउसेस, द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज चेयर्ड बाई, यानी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको ऑप्शन बोल देता हूँ। प्रेसिडेंट आपका पहला ऑप्शन है, वाइस प्रेसिडेंट दूसरा ऑप्शन है, स्पीकर ऑफ लोकसभा और प्राइम मिनिस्टर। देखिए, अगर कोई मामले पर डिस्प्यूट हो जाता है ना,
तो उसमें होता क्या है, राज्यसभा और लोकसभा एक साथ मिलकर के बैठक करती है। और ये किस में बात की गई है, ये आर्टिकल में बात की गई है 108 में, ठीक है। कौन से आर्टिकल में, 108 आर्टिकल में भारत के बात की गई है कि राज्यसभा और लोकसभा संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सेशन करेंगे पार्लियामेंट का, ठीक है ना। और इसकी अध्यक्षता जो करेगा वो करेगा लोकसभा का, ध्यान समझिएगा, लोकसभा का कौन करेगा, चेयरमैन, ठीक है ना। स्पीकर ऑफ लोकसभा करेगा, चेयरमैन कहें या स्पीकर कहें, बात एक ही है। इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ओम बिरला इस वक्त लोकसभा के स्पीकर हैं। कौन है, ओम बिरला, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम लिख लीजिएगा, आएगा, ठीक है ना। एकदम बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हम लोग के, हाँ एक बात और बता दूं मैं कि हम लोग के अभी इस वक्त जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, DY चंद्रचूड़। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, ये तय बात है। हाँ एक बात मैं आपको और जानकारी दे दूं, अगर दोस्तों आप बहुत ही बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं CUET की दोस्तों, तो याद रखिए ये आपके लिए लाया है DNS एजुकेयर, बहुत ही शानदार कोर्स जो कि फुल फ्लेज तैयारी के लिए आपके लिए लाया है। अगर आप कहीं भी भटकना नहीं चाहते हैं, आप एकदम टू द पॉइंट तैयारी करना चाहते हैं शानदार इसी तरह वीडियो के साथ, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। आप देखिएगा कैसे जुड़ सकते हैं। देखिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोर्स जो है आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही शानदार आप CUET का प्रिपरेशन कर सकते हैं इसके तहत। और अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ज़्यादा आपको उसको करना है कोर्स को, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा DNS एजुकेयर ऐप दोस्तों प्ले स्टोर से। और उसके साथ अगर कोई आपको डाउट हो, अगर कोई क्वेरी हो, तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। आपके सामने नंबर है 63879867 और 64। ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बातें मैंने आपको बता दी। और कोई भी चीज़ आपको होगा तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।